Assalamualaikum everybody. This is our fifth lecture regarding the online classes for the operations management and supply chain management for the BBA. लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है सप्लाई चेन प्रोसेस व्यू को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी. टुडे वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेशन स्ट्रेटजी and we will see how we can absorb this concept and how it will help you to create value, which is the topic of this chapter 1. So if you talk about the operation strategy, in the book which I have already provided you in the soft form, there is the figure 1.5 और इस फिगर में जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी है एक्चुअली दैट इज़ डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? एक्चुअली एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर विजन एंड मिशन, and in order to achieve those vision and mission, the way out for any organization to achieve the mission and in order to reach the vision, they will adopt the methodology. इसको हम लोग basically corporate strategy का नाम देते हैं. तो if you talk about the figure 1.5, तो इसके अंदर जो है he is saying कि operation strategy है actually that is being derived from the corporate strategy. और उसके लिए उसने जो है कुछ स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे शो करने की कोशिश की है इन द डायग्राम. और होपफुली जब आप लोग जो है इस बुक को रीड करेंगे तो ये डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगी. इसमें ये कहते हैं ये कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं दैट इन्वॉल्व एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कोर कॉम्पिटेंसीज, कोर प्रोसेसेस, ग्लोबल स्ट्रेटजीज एंड सिमिलरली मार्केट एनालिसिस. दैट इज टॉकिंग अबाउट कंपैटिटिव प्रायोरिटीज़. तो वी विल गो थ्रू वन बाय वन कि ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, मार्केट एनालिसिस क्या होता है, कंपैटिटिव प्रायोरिटीज़ क्या होती है. तो आप लोग जब इन चीज़ों को सबको ग्रैस्प कर लेंगे तो आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका जो है डायग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो मेथडोलॉजी है वो जो कि कंपनी यूज़ करती है इन ऑर्डर टू अचीव देयर विजन एंड मिशन. और उसमें वो कहता ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए एक कंपनी जो है वो कुछ चीज़ों को जो है बिफोर डेवलपिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दे कंसिडर डिफरेंट थिंग्स एंड हाउ दे विल डिसाइड कि व्हाट विल बी देयर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. तो उसमें ये कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच दे आर सपोज टू कंसिडर. फर्स्ट वन ही इज सेइंग कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव देयर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. एनवायरमेंटल स्कैनिंग में बेसिकली जो पॉइंट में करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि एक कंपनी जब अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करना चाहती है तो उससे पहले वो ये देखेगी कि उसके इर्द गिर्द जो है कौन सी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हो रही हैं. अगर हम लोग जो है स्पेसिफिकली आजकल के हालात के मुताबिक बात करें तो आज से 6 माह पहले या 2 माह पहले जो है किसी भी शख्स ने नहीं सोचा होगा कि जो है ये कोरोना वायरस जो है ये आ सकता है और इससे जो है बिजनेसेस के ऊपर जो है किस तरह का इसका इफेक्ट हो सकता है. तो बिकॉज ऑफ दिस इवेंट विच इज़ द कोविड 2019, इसकी वजह से जो है वो बिजनेसेस को जो है अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी पड़ सकती है. और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो ये आएगी कि नाउ इनिशियली बिजनेसेस जो हैं वो ये अज्यूम करते थे कि जो है कस्टमर्स जो हैं वो उनको रिटेल आउटलेट्स पे ही अप्रोच कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ दिस कोरोना वायरस नाउ ऑनलाइन बाइंग एंड ऑनलाइन सेलिंग विल टेक अ लीप. और ऑनलाइन बाइंग और ऑनलाइन सेलिंग को अगर आप लोगों ने जो है एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कंपनी के जो लॉजिस्टिक्स है वो उसके अरेंजमेंट्स होने चाहिए. तो अगर एक कंपनी ये स्ट्रेटजी बनाती है कि वो अपनी कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करेगी विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन बाइंग एंड ऑनलाइन सेलिंग, तो बिफोर मेकिंग द स्ट्रेटजी दे आर सपोज टू हैव देयर लॉजिस्टिक्स अवेलेबल सो दैट उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्लीमेंट कर सके. तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कमिंग बैक टू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें वो बात ये करने की कोशिश कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटजी डेवलप करने से पहले ये चीज़ देखिएगी कि उसके जो इर्द गिर्द के जो इवेंट्स हैं, हालात हैं, एनवायरनमेंट है, उसमें वो किस तरीके से जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़
फाइंड कर सकती है, किस तरीके से वो अपनी जो थ्रेट्स है उसको मिनिमाइज कर सकती है. So that is the part of the environmental scanning. Moving on, he is talking about that once the company has done the environmental scanning, they will move on to the developing core competencies. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि core competencies जो हैं वो होती क्या हैं. core competencies जो है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके ऊपर कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा अबूर हासिल हो, उसको हम लोग जो है core competencies का नाम देंगे. और वो कहते हैं ये है कि while you are developing your corporate strategy, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है किस चीज़ में एडवांटेज है या किस चीज़ की स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ जो है वो आप लोग रखते हैं, और उन कॉम्पिटेंसीज़ को यूज़ करते हुए जो है फिर हम लोग जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. तो इन द बुक ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि हम लोग कोर कॉम्पिटेंसीज़ की जो एग्जांपल्स हो सकती हैं वो वर्कफोर्स हो सकती है, फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा जो है मार्केट एंड फाइनेंशियल नो हो एंड सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी. वर्कफोर्स का मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास जो है काफ़ी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, तो यू कैन यूज़ दैट स्किल्ड लेबर फॉर डेवलपिंग योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. सिमिलरली इज़ टॉकिंग अबाउट फैसिलिटीज़. जब हम लोग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक्स में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका मतलब ये होता है कि आपके जो वेयर हाउसेज हैं, आपके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आपके जो रिटेल आउटलेट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द फैसिलिटीज़. और कुछ कंपनीज जो हैं उनके पास यानी कि हो सकता है कि वो लोग जो है बड़े आइडियली लोकेटेड हों एज़ फार एज प्रोडक्शन इज़ कंसर्न, जहाँ से इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, या जो है उनके पास एक ऐसी आउटलेट अवेलेबल हो, या जो उनके आउटलेट्स हैं बड़ी आइडियली लोकेटेड पोजीशंस के ऊपर हों, तो दैट कैन बी देयर कोर कॉम्पिटेंसी. एंड सिमिलरली ही इज़ टॉकिंग अबाउट के मार्केट एंड फाइनेंशियल नो हाउ जो है दैट कैन ऑल्सो बी योर कोर कॉम्पिटेंसी. कि अगर किसी कंपनी के पास जो है ये एबिलिटी है कि दे कैन अट्रैक्ट द कैपिटल एंड दे कैन ईजीली accumulate the capital in order to expand or in order to establish the business, that can also be your core competency. And the last one is talking about systems and technology कि आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं या आपके जो है अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो दैट कैन ऑल्सो बी योर कोर कॉम्पिटेंसीज. तो दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि जब भी कोई कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करेगी तो उससे पहले सबसे पहले जो है वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेगी, जिसमें वो देखेगी कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे जो है उनको काम करने की ज़रूरत है. देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपको जो है अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को जो है वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जिसको आप यूटिलाइज करते हुए जो है अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. द थर्ड स्टेप वुड बी द डेवलपिंग कोर प्रोसेसेस. ये जो कोर प्रोसेसेस और सपोर्ट प्रोसेसेस जो हैं ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे. तो उसमें ये कहने की जो पॉइंट वो मेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो ये डिटरमिन करेगी कि आपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हुए आपने किस कोर प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस करना है, या व्हाट वुड बी द मेन व्हाट वुड बी द योर मेन कोर प्रोसेस. और अगर हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर को देखें तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो है कस्टमर रिलेशनशिप जो है दैट कुड बी अ कोर प्रोसेस. सिमिलरली द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट कुड बी अ कोर प्रोसेस. Similarly, order fulfillment and the supplier relationship management that could be your core processes. तो here he is talking about कि अगर कोई कंपनी जो है वो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करने की कोशिश कर रही है तो फर्स्ट दे शुड सी कि उनकी जो है कोर कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे शुड सिलेक्ट और दे शुड फोकस ऑन द कोर प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो उनके पास स्किल्स हैं कि वो नई प्रोडक्ट्स को जो है वो इजीली लॉन्च कर सकते हैं, और वो दे आर वेरी गुड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड दे आर वेरी गुड इन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स. तो इन दैट सिनेरियो दे विल फोकस ऑन टू द न्यू सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोर प्रोसेस विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज़ द कोर प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द सपोर्ट प्रोसेस. दैट्स व्हाट वी वर सेइंग कि इन डेवलपिंग द corporate strategy first we should focus on the eliminating scanning the environmental scannings, then we will talk about the developing core competencies, and then we will talk about the core processes. Moving on, he is talking about कि कंपनी को जो है वो मार्केट एनालिसिस करना चाहिए in order to form the operation strategy. And before market analysis, he is talking about the global strategies which is the part of the corporate strategy.
तो बिफोर गोइंग टू द मार्केट एनालिसिस आई वुड लाइक टू ब्रीफली डिस्कस अबाउट द ग्लोबल स्ट्रेटजीज। ग्लोबल स्ट्रेटजीज में बेसिकली बात करने की कोशिश कर रहा है कि एक कंपनी जब अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डेवलप करती है तो उसमें वो ये देखना चाहती है कि वो ग्लोबली किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ग्लोबली एक्सपैंड करने में आपके पास यूजुअली दो ऑप्शन होते हैं कि आप जो है स्ट्रेटजिक अलाइंसेस कर सकते हैं, या जो है कंपनी एक जगह जिस मुल्क में काम कर रही है वहाँ से वो ऑपरेट करती रहे, और सिमिलरली वो किसी और मुल्क में जाके भी जो है वो अपने ऑपरेशंस पे जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो हेयर इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपको जो है इस पर भी नज़र रखनी होगी कि इफ़ द कंपनी ग्लोबली एक्सपैंड इन फ्यूचर, तो what strategy which the company will use, either they will go for the strategic alliances or maybe they can go for the locating abroad। और ये strategic alliances क्या होते हैं और locating abroad इज़ वेरी सिंपल कि जो है कंपनी जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर देती है। और strategic alliances में जो है वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि you can collaborate with the companies in another country, और उस कोलेबोरेशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जॉइंट वेंचर होते हैं, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग होती है, और इसके अलावा जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट के नाम से जो है एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। सो दिस वाज द थिंग विच आर रिगार्डिंग विद द ग्लोबल स्ट्रेटजीज। तो इसमें उसने जो मैसेज देने की कोशिश की है वो ये किया है कि बिफोर डेवलपिंग योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी यू शुड कंसिडर दीज थिंग्स: environmental scanning, developing core competences, then core processes, and then you should see which global strategy you will adopt. Moving on, we will talk about the मार्केट एनालिसिस। और मार्केट एनालिसिस में जो बात करने की कोशिश कर रहा है कि ये मार्केट एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द मार्केट एनालिसिस, इसके अंदर जो है मेजरली दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द मार्केट सेगमेंटेशन एंड देन सेकंड वन इज़ कॉल्ड द नीड असेसमेंट। मार्केट एनालिसिस जो है ये आप लोगों ने मार्केटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसको जो है मैं ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप किस एक सोसाइटी के अंदर किस ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट सेगमेंटेशन। इसको अगर आप लोग जो है सेगमेंट इसकी एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो मे बी यू कैन टारगेट द यूथ्स। जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूथ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 65% पॉपुलेशन का जो है वो यूथ है। तो दैट कुड बी अ सेगमेंट टू विच फॉर एनी कंपनी कि जिसको जो है वो लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग एक कंपनी जो है वो हाई एंड मार्केट टारगेट मार्केट को जो भी है उस हिट कर सकती है। उसके लिए हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द नीश मार्केटिंग। एंड सिमिलरली ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर यू डिसाइडेड कि आपने जो है मार्केट के किस सेगमेंट को हिट करना है, देन यू विल ट्राई टू एनालाइज कि वो जो सेगमेंट है उसकी नीड्स एक्चुअली हैं क्या, और उस नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है देयर आर 3 to 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और द स्टेप्स इन विच ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि सबसे पहले आपको जो है जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप जो प्रोडक्ट जो है जो मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं वो कस्टमर की जो स्पेसिफिक नीड है उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। और अगर नहीं कर रही तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसको किस तरीके कस्टमर की उस स्पेसिफिक नीड को किस तरीके से जो है वो फुलफ़िल कर सकती है। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि यू कैन फोकस ऑन द डिलीवरी सिस्टम नीड्स, कि आपने जो है प्रोडक्ट बना ली है तो आप इस प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से डिलीवर करेंगे, ठीक है। हाउ द कस्टमर विल हैव द एक्सेस टू द प्रोडक्ट, ठीक है, वो ऑनलाइन हो सकती है, वो फिज़िकल हो सकती है। उसके अलावा जो है आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड रिटेल एज वेल। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि यू शुड फोकस ऑन द वॉल्यूम नीड्स, के आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके में आप जो कस्टमर की जो वॉल्यूम की नीड्स हैं आप उसको फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और वॉल्यूम नीड में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटिटी जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है, इधर वी आर एबल टू फुलफ़िल दैट क्वांटिटी कुड बी लेस और दैट क्वांटिटी कुड बी हायर। मूविंग ऑन इज़ टॉकिंग अबाउट द अदर नीड्स, और अदर नीड्स में ही इज़ सेइंग कि कस्टमर जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज चाह रहा है, या कस्टमर को जो है प्रोडक्ट को यूज़ करने के अंदर जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी को अप्रोच करता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ द नीड्स विच कुड बी द
चॉइस फॉर द कंपनी कि जो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो हियर इज टॉकिंग अबाउट कि इन द मार्केट एनालिसिस फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सोसाइटी के किस ग्रुप को हम लोग जो है हिट करना चाह रहे हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नीड असेसमेंट। और नीड असेसमेंट में हम देखेंगे कि हम कस्टमर की जो नीड्स हैं उसमें किस तरह की जो नीड्स हैं उसको हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑफर फुलफिल कर रही है। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। और इसमें आप लोगों को जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी कि व्हाट इज़ मीन बाय द कंपेटिटिव प्रायोरिटी एंड व्हाट इज़ मीन बाय द कंपेटिटिव कैपेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपेटिटिव प्रायोरिटी का मतलब क्या है। कंपेटिटिव प्रायोरिटी का मतलब ये है कि किन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए एक कंपनी अपनी कंपेटिटिव पोजीशन जो है उसको क्रिएट करना चाहती है और किस तरीके से जो है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी फ्रॉम द कंपेटिटर्स हु आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़। और कैपेबिलिटीज़ जो है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि उन प्रायोरिटीज़ को अचीव करने के लिए आया कि कंपनी के पास सलाहियत मौजूद है या नहीं है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रायोरिटी एंड द कैपेबिलिटी। प्रायोरिटी मीन्स कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करके अपनी प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कैपेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि आपके पास उस प्रायोरिटी को एक्सपेडाइट करने के लिए आया कि आपके पास जो है वो कैपेबिलिटी भी मौजूद है या नहीं है। इस चीज़ को जो है वो फर्दर उसने जो है टेबल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ़ यू विल गो इनटू द बुक एंड देयर इज़ अ टेबल 1.3। इस टेबल 1.3 में वो कहते हैं कि हम लोग जो कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ हैं उसको देयर आर 9 कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ और देयर आर 4 ग्रुप्स इन विच वी कैन कैटेगराइज द कंपेटिटिव कैपेबिलिटीज़। तो अगर आप पहले ये देख लें कि कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती हैं और देन वी विल सी कि इसको आप कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें वो कहता है कि एक कंपनी के लिए जो है वो कंपेटिटिव प्रायोरिटी ये हो सकती है कि दे वांट्स टू अचीव अ कंपेटिटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन द लो कॉस्ट ऑपरेशंस। ठीक है कि वो कहते हैं कि एक कंपनी ये सोच सकती है कि जितना सस्ता प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, जितना सस्ता प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकता, तो दैट बेस्ड ऑन दैट दे कैन क्रिएट अ कंपेटिटिव प्रायोरिटी। सिमिलरली इज टॉकिंग अबाउट कि क्वालिटी जो है इट कुड बी ऑल्सो अ कंपेटिटिव प्रायोरिटी। और उसके अंदर जो है अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंपनीज जो है वो वेरी हाई क्वालिटी के ऊपर फोकस करती हैं, कुछ कंपनीज जो है कंसिस्टेंट क्वालिटी के ऊपर जो है वो फोकस करती हैं। और अगर आप लोग जो है इस टेबल 1.3 को देखें तो इसमें जो है 1 बाय 1 जो है कंपेटिटिव प्रायोरिटी की एग्जांपल दी है, जैसे कि 2 मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस करके बताई। लो कॉस्ट ऑपरेशन कुड बी कंपेटिटिव प्रायोरिटी, टॉप क्वालिटी और द कंसिस्टेंट क्वालिटी कुड बी टॉप प्रायोरिटी। Similarly, delivery speed, on-time delivery, speed development, customization, variety and the volume flexibility। और ये जो competitive priorities हैं इनको फिर आप लोग जो है सब ग्रुप कर सकते हैं into the competitive capabilities। और इसने जो लो कॉस्ट ऑपरेशन है इसको कैटेगराइज किया है into the cost। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, तो ये क्वालिटी में जो है वो 2 प्रायोरिटीज आएंगी, टॉप क्वालिटी एंड द कंसिस्टेंट क्वालिटी। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट डिलीवरी, द टाइम इज़ द कैपेबिलिटी, और टाइम के अंदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट डिलीवरी स्पीड, ऑन टाइम डिलीवरी। देन इज़ टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके अंदर जो है तो इसके अंदर आप लोगों के लिए जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि लो कॉस्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि व्हाट डज इट मीन बाय द कंपेटिटिव प्रायोरिटी। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी में मतलब ये है कि ये भी मैंने आप लोगों को बताया। कंसिस्टेंट क्वालिटी का मतलब ये है कि योर क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, बट वट एवर द क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी इन दैट क्वालिटी। क्या उसके अंदर जो है वेरिएशन नहीं आती, कस्टमर जो है कभी कोई क्वालिटी नहीं ले लेता या कभी कोई क्वालिटी जो है वो नहीं ले लेता। सिमिलरली इज टॉकिंग अबाउट कि टाइम के अंदर टाइम इज़ अ कैपेबिलिटी, एंड हियर इज टॉकिंग अबाउट कि देयर आर 3 कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़, डिलीवरी स्पीड, ऑन टाइम डिलीवरी एंड द डेवलपमेंट स्पीड। डिलीवरी स्पीड का मतलब ये है कि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो कितने मिनट में जो है वो डिलीवर होती है। जस्ट लाइक आप लोगों ने शायद
पहले भी सुना होगा कि पिज़्ज़ा जब नया नया पाकिस्तान के अंदर आया था तो इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे ही आप लोग जो है ऑर्डर करते हैं तो विदिन 30 मिनट या विदिन 40 मिनट जो है वो पिज़्ज़ा आपको जो है घर पर डिलीवर हो जाता है। तो दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया है वो कितनी जल्दी हो रहा है एंड दैट कुड बी अ कंपैरेटिव प्रायोरिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली इज़ टॉकिंग अबाउट द ऑन टाइम डिलीवरी के जो टाइम कंपनी जो है कमिट करती है उसी वो उतने ही टाइम पे उसको डिलीवर भी करती है या नहीं करती। दैन इज़ टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट स्पीड। डेवलपमेंट स्पीड में भी जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंपनी जो एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसको सोचने से लेके कस्टमर तक डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है। और कुछ कंपनीज जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है डिज़ाइन करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हियर इज़ टॉकिंग अबाउट कि अगर हम लोग जो है बात करें कुछ कंपनीज़ की, जैसे यहाँ पे बुक के अंदर उसने एग्जांपल दिए कि ज़ारा जो है विच इज़ द क्लोथिंग ब्रांड, तो इन लोगों के पास जो है ये कैपेसिटी है कि दे कैन डिज़ाइन द क्लोथ्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे कैन डिलीवर इट टू द कस्टमर। तो डिज़ाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग टू द कस्टमर, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्पीड। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जो 3 कम्पेटिटिव प्रायोरिटीज़ हैं उसमें वो बात करने की कोशिश करता है कस्टमाइजेशन, वेराइटी एंड द वॉल्यूम। फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन मीन्स कि आप कस्टमर की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसको देखते हुए आप जो है प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैरायटी ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आप जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को उसकी वेरिएशन क्या है। एंड देन इज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन दिस टेबल he has given you the definitions of all the competitive priorities. Then he is talking about the processes कि किन processes को आपको जो है focus करना पड़ेगा if you are focusing on particular competitive priority. And then he has explained it with the help of the example Costco है, Rolex है, McDonald's है, etc. तो इसमें इसने जो बेसिकली बताने की ये कोशिश की है वो ये इसमें ये बताने की इसने ये कोशिश की है कि आप अपनी competitive प्रायोरिटीज़ को जो है वो डिटरमिन करते हैं और उसके बाद जो है फिर आप ये देखते हैं कि आया कि आपके पास जो है कंपेटिटिव कैपेबिलिटी है या नहीं है। और अगर आपके पास वो कंपेटिटिव कैपेबिलिटी नहीं है तो कंपनी की जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो उस कंपेटिटिव कैपेबिलिटी को जो है वो डेवलप करे ताकि जो है कस्टमर को वो प्रोडक्ट उस तरीके से डिलीवर की जा सके जिस तरीके से जो है वो कंपेटिटिव प्रायोरिटी जो है वो प्रॉमिस कर रही है from the customer. Then there is another concept which is called the order winner and the order qualifier. कहता ये है कि एक कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को किस तरीके से एंगेज किए हुए है और उसकी जो सक्सेस जो है उसको हम लोग जो है डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द another concept which is called the order winner and the order qualifier. और ऑर्डर विनर और ऑर्डर क्वालिफायर में जो सबसे बेसिक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ऑर्डर क्वालिफायर का मतलब ये है कि कस्टमर के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो एज अ बेसिक कंपेटिटिव प्रायोरिटी हैं। यानी कि कस्टमर कौन सी चीज़ों को समझता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बाय करूँगा तो ये चीज़ें जो है उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए और अगर ये चीज़ें उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा नहीं हो सकती। और ऑर्डर विनर में बेसिकली हम लोग ये बात करते हैं कि जो मिनिमम कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ हैं वो तो कंपनी जो है उसको तो फुलफिल कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ जो है उनको यूज़ करते हुए कंपनी इस पोजीशन में आती है कि वो सिर्फ ऑर्डर को क्वालिफाई नहीं करती बल्कि वो ऑर्डर को जो है वो विन भी कर लेती है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। और इसको यहाँ पे बुक में उसने जो है एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है समझाने की कोशिश की है कि इन द नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस हम लोग जब भी कोई बिडिंग होती है तो उसके अंदर जो है कुछ कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं कि वो दे कैन टेक पार्ट इन द बिडिंग। तो बिफोर टेकिंग पार्ट इन टू द बिडिंग दे आर दोज कंपनीज आर सपोज टू क्वालिफाई फॉर द बिडिंग। और उस क्वालिफिकेशन में उसमें उन्होंने बताया होता है कि कंपनी का इतने साल का एक्सपीरियंस हो, इतना उसका वॉल्यूम हो, एक्सेट्रा। और अगर आफ्टर क्वालिफिकेशन देन द कंपनी कैन टेक पार्ट इन टू द बिडिंग। जब उस क्वालिफिकेशन प्रोसेस गुजरने के बाद मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो बिडिंग प्रोसेस के अंदर अपना पार्ट प्ले करती हैं तो देन उसमें से जो मैक्सिमम बिड देता है वो बेसिकली ऑर्डर विनर होता है और जो बाकी कंपनीज हैं वो ऑर्डर क्वालिफायर तो हैं लेकिन वो ऑर्डर विनर नहीं है।
तो इसमें जो ऑर्डर क्वालिफायर और ऑर्डर विनर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंपनी को ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि आप जिस टारगेट मार्केट को हिट कर रहे हैं उसका जो कस्टमर है उसके लिए कौन सी कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ जो हैं वो एज अ ऑर्डर क्वालिफायर फॉल करती हैं, और आफ्टर दैट आप उसको ऑर्डर को विन करने के लिए किन कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। और जो मैंने आप लोगों को पहले एक लिस्ट बताई कि देयर आर 9 कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़, तो उन कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ में से जो है कंपनी जो है उनको चूज़ करेगी कि इसमें से कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको हम लोग एज ऑर्डर क्वालिफायर कैटेगराइज करेंगे, और कौन सी ऐसी वो हैं कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ की जिसको हम लोग जो है एज ऑर्डर विनर जो है वो यूटिलाइज करेंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर क्वालिफायर एंड द ऑर्डर विनर। इट मीन्स it provides you another perspective about the company success, considering the competitive priorities and competitive capabilities. If you move further, तो यहाँ पे उसने जो है एक और एग्जांपल देने की कोशिश की है कि दैट एग्जांपल इज़ अबाउट द एयरलाइन कंपनी। और इस एयरलाइन कंपनी में वो ये बताने की कोशिश करता है कि अगर एक एयरलाइन कंपनी जो है जो कि पैसेंजर्स के साथ डील करती है, तो इन पैसेंजर्स अब जितने भी पैसेंजर्स एयरलाइन पे सफ़र करते हैं उनके जो बेसिकली कोर प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली वो सेम हैं, ठीक है, कि दे विल कम, दे विल पुट द लगेज, दे विल गो फॉर द बोर्डिंग एंड दे विल सिट इन द प्लेन एंड देन ऑब्वियसली दे विल रीच एट द डेस्टिनेशन। लेकिन वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं कस्टमर्स को कंपनी क्या करती है कि 2 सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है। एक को हम लोग जो है वो बिजनेस क्लास पैसेंजर बोलते हैं और दूसरे को हम लोग जो है इकोनॉमी क्लास पैसेंजर बोलते हैं। तो वो कहता है ये है कि जो पैसेंजर इकोनॉमी क्लास पैसेंजर हैं उनकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द बिज़नेस क्लास के, और बिज़नेस क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनकी जब नीड्स को हम लोग फुलफिल करेंगे तो हमारी जो कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ हैं दैट वुड बी डिफरेंट। और जो पैसेंजर क्लास के जो इकोनॉमी क्लास के जो पैसेंजर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इसको एग्जांपल को आप लोग पढ़ेंगे तो आप इसमें समझ आएगी कि हाउ डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट मार्केट कंपनी कैन चेंज देयर कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़। मूविंग ऑन, ही इज़ टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग गैप बिटवीन कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ एंड द कैपेबिलिटीज़। और इसके अंदर इसमें जो है कुछ 1-2 टेबल्स दिए हैं। इन टेबल्स को जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर होपफुली दिस चैप्टर 1 विल बी ओवर। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो है सिर्फ स्लाइड्स अभी तक प्रोवाइड नहीं की और जो है लेक्चर है और हम लोगों ने बुक रीड करनी है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मे बी मैं आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन आपका जो पेपर बनेगा वो उसमें इस चीज़ को मैं मेक श्योर करूँगा कि इसको वो लोग कह सकें कि जिन्होंने बुक को जो है वो रीड किया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स कि आप काइंडली जो है उस लेक्चर को सुने, मे बी आपको स्लाइड भी मिल जाएँ, लेकिन आप लोग जो है जब तक बुक को थॉरली रीड नहीं करेंगे इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कि आपका जो है पेपर जो है वो एक अच्छे नंबरों के साथ जो है वो पास हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ ना आया हो तो आप लोग जो है अपने गूगल क्लासरूम में जाके जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम।